फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। आज हम पार्ट नंबर 18 का अध्ययन करेंगे। तो पिछले टर्म पर हमारा मेन टॉपिक प्राशन का चल रहा था। इस प्राशन वाले टॉपिक को इस पार्ट नंबर 18 में हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार पुनः हम प्राशन से इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक है प्राशन, ओस्मोसिस। सबसे पहले प्राशन की परिभाषा। किसी विलाय का अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। यानी किसी विलाय का अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि परासरण एक प्रकार का विसरण ही होता है, लेकिन इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं कि परासरण की विधि को किस प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है। तो परासरण की विधि को तिसिल की प्रयोग के द्वारा समझाया जा सकता है। आगे परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार। परासरण दो प्रकार का होता है। इसमें नंबर एक है अंतःपरासरण और नंबर दो है बहिःपरासरण। परासरण के प्रकार। परासरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक अंतःपरासरण, नंबर दो बहिःपरासरण। एक एक के बारे में अलग अलग हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नंबर एक अंतःपरासरण। यदि किसी कोशिका को अल्पराश्री विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हम पढ़ रहे हैं अंतःपरासरण के बारे में। एक बार पुनः देखते हैं। यदि किसी कोशिका को अल्पराश्री विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो जल के अणु अल्पराश्री विलयन से कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं। इस क्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं। एक बार अंतःपरासरण की परिभाषा पुनः देखते हैं। यदि किसी कोशिका को अल्पराश्री विलयन में रखा जाए तो जल के अणु अल्पराश्री विलयन से कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं, तो इस क्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं। अंतःपरासरण का हम एक उदाहरण देखते हैं। किशमिश को जल में रखने पर उसका फूल जाना। याद रखिए, किशमिश को जल में रखने पर उसके फूलने का क्या कारण है। यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किशमिश को जल में रखने पर उसके फूलने का क्या कारण है। तो आपका राइट आंसर होगा अंतःपरासरण के कारण। किशमिश को जल में रखने पर वह फूल जाती है। परासरण का दूसरा प्रकार है बहिःपरासरण। सबसे पहले इसकी परिभाषा। यदि किसी कोशिका को अतिपराश्री विलयन हाइपरटोनिक
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक बार पुनः वही प्राशन से क्या तात्पर्य है, यदि किसी कोशिका को अति पराश्री विलयन में रखा जाए तो जल के अणु कोशिका से बाहर, जल के अणु कोशिका से बाहर निकलकर बाहरी विलयन में प्रवेश करने लगते हैं, तो इसे बहिःपरासरण कहते हैं। अब इसका हम बहिःपरासरण का एक उदाहरण लेते हैं। देखिए अंगूर है, अंगूर को शर्करा के सांद्र घोल में रखने पर उनका सिकुड़ जाना। अंगूर को शर्करा के सांद्र घोल में रखने पर उनका सिकुड़ जाना बहिःपरासरण के कारण होता है। तो परासरण दो प्रकार का होता है, नंबर एक अंतःपरासरण और नंबर दो बहिःपरासरण। अंतःपरासरण का एग्जाम्पल है किशमिश को जल में रखने पर उसका फूल जाना, और बहिःपरासरण का उदाहरण है अंगूर को शर्करा के सांद्र घोल में रखने पर उसका सिकुड़े जाना। आगे परासरण का महत्व है। परासरण का महत्व है, नंबर एक मूलरोमु द्वारा जल का अवशोषण। मूलरोमु द्वारा जल का अवशोषण, तो मूलरोमु के द्वारा जब जल का अवशोषण होता है तो ये परासरण के द्वारा संभव होता है। नंबर दो, रंध्रों का खुलना व बंद होना। रंध्रों का खुलना व बंद होना परासरण द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार से ये हमारा परासरण वाला टॉपिक पूरा हुआ। आगे अगला टॉपिक है जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस तथा जीव द्रव्य विकुंचन। डिप्लाज्मोलाइसिस। जीवद्रव्य कुंचन का उल्टा जीवद्रव्य विकुंचन होता है। तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले जीवद्रव्य कुंचन के बारे में। यदि किसी कोशिका को अतिपराश्री विलयन, यदि किसी कोशिका को अतिपराश्री विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यदि किसी कोशिका को अतिपराश्री विलयन में रखा जाए तो उसमें से जल, उस कोशिका में से जल या उस कोशिका में से जल या जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल जाता है तथा कोशिका पिचक जाती है, तो यह प्रक्रिया जीवद्रव्य कुंचन कहलाती है। अब हम बात करते हैं जीवद्रव्य विकुंचन की, डिप्लाज्मोलाइसिस की। ये जीवद्रव्य कुंचन का उल्टा है। जब जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अल्पराश्री विलयन, जब जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अल्पराश्री विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो जल कोशिका में प्रवेश कर जाता है और कोशिका पहले वाली अवस्था में यानी सामान्य अवस्था में आ जाती है। यह स्थिति जीवद्रव्य विकुंचन कहलाती है। आगे जीवद्रव्य जो कुंचन है, इस प्रक्रिया को हम
रोहियो डिस्क्लर, रोहियो डिस्क्लर पादप की पर्ण की जो निचली बैंगनी अधिसर्मी जो कोशिकाएं हैं उनकी सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। तो जीवद्रव्य जो कुंचन है इसका प्रायोगिक प्रदर्शन रोहियो डिस्क्लर पादप की पर्ण की निचली बैंगनी अधिसर्मी कोशिकाओं की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं जीवद्रव्य कुंचन का महत्व। जीवद्रव्य कुंचन का महत्व निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1, नमक के गरारे करने पर, नमक के गरारे करने पर हमारा जो गला होता है वह ठीक हो जाता है। नमक के गरारे करने पर गला ठीक हो जाता है। नंबर 2, पैर में मोच आने पर, पैर में मोच आने पर नमक के पानी से सेक करने पर, नमक के पानी से सेक करने पर मोच ठीक हो जाती है। नंबर 3, अचार में अधिक नमक डालकर, अचार में अधिक नमक डाल करके अचार को लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें नमक की अधिक सांद्रता होने से जो हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं, जो कवक हैं, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। तो आज के वीडियो में हमने परासरण के बारे में, जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन के बारे में अध्ययन किया। अगला हमारा टॉपिक है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, जिसके बारे में नंबर 1 पर पढ़ेंगे परासरण दाब, नंबर 2 में पढ़ेंगे स्फीति दाब व भित्ति दाब, नंबर 3 पे पढ़ेंगे विसरण दाब न्यूनता के बारे में। तो कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब, विसरण दाब, न्यूनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परासरण दाब के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको शॉर्ट में हम ओपी के नाम से पुकारते हैं। तो परासरण दाब से क्या तात्पर्य है? वह दाब जो शुद्ध जल यानी विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ स्थित विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। शुद्ध जल का परासरण दाब हमेशा शून्य होता है। याद रखिए, यह एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि शुद्ध जल के परासरण दाब का मान बताइए, तो आपका राइट आंसर होगा 0। आगे हम बात करते हैं कि जल का प्रवाह हमेशा, जल का प्रवाह हमेशा कम परासरणी, जल का प्रवाह है हमेशा कम परासरणी सांद्रता से अधिक परासरणी सांद्रता की ओर होता है। आगे देखिए, परासरण दाब का मापन किया जा सकता है। परासरण दाब का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ओस्मोमीटर। याद रखिए, परासरण दाब का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर होगा ओस्मोमीटर। एक बार प्राशन दाब को पुनः रिवाइज करते हैं। सबसे पहले परिभाषा, वह दाब जो शुद्ध जल यानी विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ स्थित विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, प्राशन दाब कहलाता है। शुद्ध जल का प्राशन दाब हमेशा शून्य होता है। जल का प्रवाह हमेशा कम प्राशनिक सांद्रता से अधिक प्राशनिक सांद्रता की ओर होता है। प्राशन दाब का मापन करने वाला उपकरण ओस्मोमीटर कहलाता है। इस प्रकार से हमारा प्राशन दाब यानी ओपी है ये पूरा होता है। नंबर 2 पे आ रहा है स्फीति दाब, ट्रिगर प्रेशर। टीपी। स्फीति दाब, ट्रिगर प्रेशर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा, कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर भीतर से बाहर की ओर यानी अपकेंद्रीय दिशा में लगने वाले दाब को स्फीति दाब कहते हैं। ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है। हम बात कर रहे हैं स्फीति दाब की। तो अभी मैंने परिभाषा में बताया कि कोशिका झिल्ली द्वारा, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली द्वारा किधर, कोशिका भित्ति पर, कोशिका भित्ति पर, ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति पर यानी भीतर से बाहर यानी अंदर से बाहर की ओर दिशा कौन सी होगी, अपकेंद्रीय दिशा में जो दाब लगता है वह स्फीति दाब कहलाता है। यानी कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर अंदर से बाहर की ओर यानी अपकेंद्रीय दिशा में लगने वाला दाब स्फीति दाब कहलाता है। आगे स्फीति दाब के बारे में बात करते हैं। एक पूर्ण स्लत कोशिका में, एक पूर्ण स्लत कोशिका में टीपी का मान यानी ट्रिगर प्रेशर का मान 0 होता है। एक पूर्ण स्लत कोशिका में टीपी का मान 0 होता है, जबकि पूर्ण स्फीत कोशिका में टीपी का मान अधिकतम होता है। अब हम बात करेंगे भित्ति दाब की, वॉल प्रेशर। WP ये स्फीति दाब का उल्टा होता है। भित्ति दाब स्फीति दाब का उल्टा होता है। ये अभी मैंने बताया स्फीति दाब ये कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर अंदर से बाहर की तरफ लगता है, जबकि भित्ति दाब होता है ये उल्टा होता है। ये कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर, कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर बाहर से भीतर की ओर यानी अभिकेंद्रीय दिशा में लगता है। तो भित्ति दाब से क्या तात्पर्य है, कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर बाहर से अंदर की ओर दिशा होगी अभिकेंद्रीय दिशा में लगने वाला दाब जो स्फीति दाब का विरोध करता है, भित्ति दाब कहलाता है। भित्ति दाब स्फीति दाब, भित्ति दाब स्फीति दाब के बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। अभी मैंने बताया कि स्फीति दाब कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति यानी अंदर से बाहर की तरफ लगता है, जबकि ये भित्ति दाब है ये कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर भीतर से बाहर से भीतर की ओर लगता है।
तो ये स्फीतिदाब और जो बीथिदाब हैं ये दोनों दाब बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। तीसरा है विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट यानी डीपीडी। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न बन रहा है कि डीपीडी का पूरा नाम बताइए, तो आपका राइट आंसर होगा विसरण दाब न्यूनता या फिर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। विसरण दाब न्यूनता, सबसे पहले इसके अन्य नाम के बारे में अध्ययन करते हैं। विसरण दाब न्यूनता के अन्य नाम हैं चूषण दाब, सक्सेशन प्रेशर एसपी, चूषण बल, कोशिका में जल की मांग भी कहते हैं इसे, कोशिका में जल की मांग भी कहा जाता है। और विसरण दाब न्यूनता है, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, डीपीडी भी कहते हैं। तो विसरण दाब न्यूनता के अन्य नाम है चूषण दाब, चूषण बल, कोशिका में जल की मांग और डीपीडी। सबसे पहले ये डीपीडी शब्द दिया किसने, तो सर्वप्रथम डीपीडी शब्द मेयर ने दिया था। सर्वप्रथम डीपीडी शब्द किसने दिया, मेयर ने। आगे देखिए डीपीडी है, इसको चूषण दाब, डीपीडी को चूषण दाब यानी एसपी भी कहा जाता है। तो डीपीडी को चूषण दाब नाम किसने दिया, ये नाम दिया था रेनर ने। डीपीडी को चूषण दाब नाम रेनर के द्वारा दिया गया। आगे हम विसरण दाब न्यूनता की परिभाषा जानेंगे। समान वायुमंडलीय दाब व ताप पर विलयन का विसरण दाब शुद्ध जल यानी विलायक के विसरण दाब से जितना कम होता है उसे उस विलयन की विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। एक बार विसरण दाब न्यूनता की परिभाषा पुनः है। समान वायुमंडलीय दाब व ताप पर विलयन का विसरण दाब शुद्ध जल यानी विलायक के विसरण दाब से जितना कम होता है उसे विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। जल हमेशा कम डीपीडी, जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर प्रवाहित होता है। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे हम अगले वीडियो में कुछ सवाल हल करेंगे, उसमें ये लाइन काम में आएगी। जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर प्रवाहित होता है, याद रखना है इस बात को। तो कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, जिसमें सबसे पहले हमने प्रासरण दाब, उसके पश्चात स्फीति दाब व बीथी दाब के बारे में अध्ययन किया और अभी हमने विसरण दाब न्यूनता के बारे में अध्ययन किया। तो यहाँ जो 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है उसमें डीपीडी का पूरा नाम बताइए, तो आपका राइट आंसर होगा विसरण दाब न्यूनता। तो थैंक यू।